हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ सारे पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और हम भी अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज में। आपके डाउट सेशंस चल रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, और उन डाउट सेशंस में अब जो आज हम अब करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो 5-7 डाउट्स आपने मेरे को पूछ लिए हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि आप बाकी की चीजें भी, साथ वाली चीजें भी कवर हो जाए। तो बड़ा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है ये, ठीक है। इस क्लास में जो अभी हम कर रहे हैं, इस क्लास में आपको बड़े आराम से, बड़े ही प्यार से 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने मिलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के काम शुरू करते हैं। आज का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो इसमें लगातार आने वाली हैं और उनके बेसिस पे ही बात होने वाली है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v लिखते हैं। z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जिसमें u जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और v जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। ऐसे होता है। तो एनालिटिक चेक करने के लिए सबसे पहले तो सी आर कंडीशंस भूल ही नहीं सकते आप। अगर सी आर कंडीशंस, कॉशी राइमन कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तभी वो फंक्शन एनालिटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं एक सिंपल जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कंडीशंस होती हैं वो लिख देता हूं। तो आप u को x के विद रिस्पेक्ट टू और v को y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन देखना है, ये इक्वल होने चाहिए। और क्रॉस में अगर करोगे तो u को y के विद रिस्पेक्ट टू और v को x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन उनमें एक नेगेटिव साइन का रिलेशन रहता है, नेगेटिव साइन यूज होता है, ठीक है। अगर इतनी चीज है तो वो कॉशी राइमन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन एनालिटिक है, नहीं तो नहीं है, ठीक। इसके बाद इसमें जो आपने टाइप पढ़नी है वो है सिंगुलैरिटी की। सिंगुलैरिटी क्या होती है? बेसिकली वो अगर कहीं पे इनफाइनाइट बन रहा है तो वो एनालिटिक नहीं है, सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट शो कर देता है, ठीक है। चेक कर लो, यहां तक तो आपने पढ़ा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। ओके, तो सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट वो शो कर देता है। तो क्या होगा इसमें? अगर इसमें जो है मेन चीज के मान लो वो z0 वैल्यू पे एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू z0 पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसकी नेबरहुड में वो एनालिटिक है। तो ऐसे में हम इसे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी बोल देते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ले लेते हैं। और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हम आगे 3 टाइप्स बनाते हैं। वन इज रिमूवेबल, सेकंड इज पोल, एंड थर्ड इज असेंशियल। ये 3 तरह की सिंगुलैरिटीज आती हैं इसमें, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक सिंगुलैरिटी होगी, ये पर्टिकुलरली भी आपने डाउट पूछा था, है ना। तो इस पे बात करते हैं 3 तरह की सिंगुलैरिटी कौन कौन सी हैं। तो सिंगुलैरिटी में अगर रिमूवेबल है तो ये ऐसी सिंगुलैरिटी है जो देखने में तो लगता है कि सिंगुलर है, पर ये रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर z इज इक्वल टू 1 पे मैं ये फंक्शन देखूं, लिमिट मैंने ले ली z अप्रोचेस टू 1, इस फंक्शन को देखोगे अगर आप तो दिखने में तो लगता है 1/1 माइनस 1 दिस इज 0, 1/0 इज इंफिनिटी। लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम कर सकते हैं कि ऊपर वाले को a प्लस बी, a माइनस बी में तोड़ लो और नीचे ऊपर काट दो। अब क्या हुआ? अब हो गया नीचे वाला फैक्टर, तो ये रिमूव हो गई, ठीक है। दूसरी तरह की होती है पोल। इसमें क्या होता है कि 1/z माइनस z0 होता है,
तो अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं से ऊपर से एडजस्ट हो जाए, कहीं से कट जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जितनी पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सिंगुलैरिटी खत्म हो रही होती है, जितनी पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद, उतने को ही बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर एन। पोल ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि अगर नीचे 1/z होगा तो आप इसे z से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 1 है ना पावर, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये z से z कट जाएगा, कट जाएगा तो सिंगुलैरिटी खत्म। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर अगर अपॉन में z स्क्वायर हुआ तो आपको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तब कटेगा ये। तो ऐसे ही अगर zn हुआ तो आपको zn से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने से पावर में है, सॉरी यहां नहीं, पावर में है, तो जितने से मल्टीप्लाई करके सिंगुलैरिटी खत्म हो रही है उतने का आप पोल ऑफ ऑर्डर n बोल सकते हो। इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई कितने ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है बताओ। ठीक है, अब इसमें तीसरी टाइप भी देख लेते हैं हम, ये तो चलो समझ में आ गई हमें। तीसरी टाइप हमने बताई थी असेंशियल। कौन सी करी थी? असेंशियल। असेंशियल वाली को कुछ नहीं कर सकते आप, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट ही देगा, जो मर्जी करी जाओ। ठीक है, तो जैसे कि e रेज टू द पावर 1/z, तो इसमें क्या है, z को 0 भरोगे, जब भी 0 भरोगे e रेज टू द पावर इंफिनिटी आएगा और ये सिंगुलैरिटी दूर नहीं होने वाली। सो दिस इज असेंशियल सिंगुलैरिटी। अच्छा, इसे ही एक और फॉर्म में मैं बताऊंगा। तो अगर आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में चले जाओ, लॉरेंट एक्सपेंशन में सीरीज में चले जाओ, ठीक है, तो अगर किसी चीज में, अगर किसी भी चीज में जो आप 1 में देखो, ठीक है, इसमें देखो नेगेटिव पावर है ना, 1/z मतलब 1/z मतलब नेगेटिव पावर ऑफ z, z इनवर्स z पावर -1, सो दिस इज नेगेटिव पावर्स। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में नेगेटिव पावर्स नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो वो क्या देगी, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी देगी। ठीक है, अगर फाइनाइट नेगेटिव पावर्स आ रही हैं तो वो क्या देंगी, वो पोल वाली सिंगुलैरिटी देंगी। और अगर इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, जो इनफाइनाइट सीरीज जाती है ना, साइन थीटा की एक्सपेंशन, कॉस थीटा की एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन, वो सारे इनफाइनाइट पावर्स जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो नेगेटिव पावर्स अगर इनफाइनाइट टाइम्स आ रही है तो वो असेंशियल सिंगुलैरिटी देगी। जैसे कि ये e रेज टू द पावर 1/z, e रेज टू द पावर 1/z को आप एक्सपेंड करोगे तो समेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यानी कि 1 प्लस x कितना है 1/z, 1/z इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1/z स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू z पावर 3। तो ये अप टू इंफिनिटी जाने वाला है, और जो अप टू इंफिनिटी जाएगी नेगेटिव पावर्स, ये देखो ये सारी नेगेटिव पावर्स ये अप टू इंफिनिटी जा रही हैं, और जहां नेगेटिव पावर्स अप टू इंफिनिटी जाए वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा असेंशियल सिंगुलैरिटी। जहां पे वो फाइनाइट नंबर्स ऑफ जाए, मान लो ये यहीं पे रोक देते हम, फिर क्या हो जाता ये, फिर हो जाता ये यहीं पे रोक देते, तो ये हो जाता पोल वाला काम। और अगर ये होते ही ना, नेगेटिव पावर्स ही ना होती, फिर क्या होता, बोलो बोलो क्या होता, फिर वो हो जाता रिमूवेबल वाला काम। ठीक है, तो इस तरह से आप एसेंशियल सिंगुलैरिटीज को देख सकते हो। दैट्स इट। अगर ये कॉन्सेप्ट्स, ये बातें, ये चीजें आपको क्लियर हैं, फिर बिल्कुल बेसिक मैथ्स की नॉलेज से आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो आपने डाउट्स में भेजे हैं। ठीक है,
और जो असाइनमेंट में दूसरे क्वेश्चंस थे जो आपसे पहले ही हो गए वो तो हो ही गए, जो पिछले नॉलेज है वो सारी तो है ही है। ये मैंने एक बार और कंक्लूड कर दिया। अब जल्दी से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या डाउट्स में है आपके, सिर्फ वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो फंक्शन इज एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये किस तरह का फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं? बड़ा सिंपल है, इसे एंटायर फंक्शन बोलते हैं। एंटायर होता है जो फाइनाइट, एवरी फाइनाइट पॉइंट पे, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के एवरी फाइनाइट पॉइंट पे एनालिटिक हो। अगर वो बीच बीच में कुछ पॉइंट्स पे सिंगुलैरिटी दे दे, एनालिटिक ना हो, बीच में कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे, मतलब ये सिर्फ कब एनालिटिक नहीं होगा, ये कब, ये सिर्फ इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम करेगा, पर ये किसी फाइनाइट वैल्यू पे भी प्रॉब्लम कर सकता है, उसे बोलते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, और हार्मोनिक फंक्शन तो आपको पता ही है, रियल वैल्यूड फंक्शंस किस तरह के होते हैं, ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो हम ऑसिलेटर्स में पढ़ते हैं, जो हम साइन थीटा कॉस थीटा और वो सब वो पढ़ा ही हुआ है आपने। कॉन्फॉर्मल बेसिकली कुछ नहीं होता, वो मैपिंग होती है, एंगल पर्सपेक्टिव से जो मैपिंग देखते हैं वो होती है। तो क्वेश्चन सिर्फ दो ऑप्शंस पे था, मेरोमॉर्फिक और एंटायर। नाम क्वेश्चन में ही दे दिया था आपको, वहां से भी अगर आपने तुक्का मारना होता तो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर लेक्चरर कैडर वगैरह में, तो वहां पे तो आप पक्का यही तुक्का मार के आते तो हो ही जाता। ठीक है, पर बाकी की टर्म्स भी पता होनी चाहिए। एनीवेज, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, तो आपको पता होना चाहिए z स्क्वायर इज एब्सोल्युटली एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, z स्क्वायर। अब दूसरा इसमें मैंने ये क्यों पूछा, z बार जो है वो तो आपको पता ही है, x माइनस एओटा वाई, आपको एनालिटिक की निशानी भी बताई हुई है। कुछ नहीं, कॉशी रीमन कंडीशन देखनी, आपने सीधा देखना, चुप करके देख लो कि जहां x माइनस एओटा वाई आ गया वो एनालिटिक नहीं हो सकता। एनालिटिक होने की सही सही कंडीशन, सही सही शॉर्टकट, x प्लस आयोटा वाई वाली टर्म्स हो, x माइनस आयोटा वाई वाली कोई टर्म ना हो। ठीक है, ये होती है, तो उससे भी हमें पता लग जाता है। 1/z में भी प्रॉब्लम है, आपको पता है इनवर्स निकाल के कैसे करना है, तो सिंपल था, z स्क्वायर याद रख लो, z स्क्वायर इज एनालिटिक। ओके, पर ये वाली ऑप्शन नहीं मैंने डिस्कस की, क्यों नहीं की, आगे करता हूं। तो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, बताओ फंक्शन मोड z स्क्वायर ये एनालिटिक है या नहीं है। आपने बताना है मोड z स्क्वायर एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप देखो z स्क्वायर को, z स्क्वायर कैसे लिखोगे, z बार ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, z बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद क्या करें, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे z बार क्या होगा, z बार इज x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपका ना ये भी आया है कि आंसर तो क्लियर है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा कि ये डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करोगे, तो वो वाला पार्ट भी बता दूंगा। अब अगर इसे आप u प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करो तो आप देख रहे हो v इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0। कॉशी रीमन कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, u बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू v बाई वाई एंड u बाई वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई एक्स। तो जब v 0 है, जब v 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, कब होगा, जब u भी 0 हो जाए, u तो इसके इक्वल है ना, दिस इज u। z स्क्वायर जो है वो इतना रियल आ गया कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। अब रियल पार्ट को भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो कहां सेटिस्फाई कर सकता है, सिर्फ 0 पे और कहीं नहीं। तो ये एनालिटिक कहीं पे नहीं है, एनालिटिक कहीं पे नहीं है, एवरीवेयर वाली तो ऑप्शन ही खत्म हो गई, ये एनालिटिक है ही नहीं।
एक्सेप्टेड x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, 0/0 ट्रिवियल केस को हम उसमें नहीं काउंट करते, लेकिन उस पॉइंट पे ये पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि 0 पे 0 0 पे वो दोनों 0 होके वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, डिफरेंशिएबल चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप जाओ डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन, एफ एक्स लिख दूं, एफ एक्स लिख देता हूं, ओके। तो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर से कैसे निकालते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ऐसे देखते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बनेगा? एफ ऑफ डैश ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ है ना मोड स्क्वायर, तो इसमें क्या बनेगा? एफ, जो फंक्शन देखना है हमने उसे सीधा लिख देता हूं, मैं सीधा लिखता हूं, तो ये क्या बनेगा? z प्लस एच और उसका बार z बार प्लस h बार, माइनस फंक्शन क्या है? z बार, अपॉन में क्या है? h। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसे खोल लो, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके पहली टर्म विल बी z बार, वो कट जाएगी, फिर दूसरी टर्म होगी z बार, फिर टर्म होगी z बार h, और फिर टर्म होगी h बार। तो इसकी तो हम बात ना करें, बाद में देखेंगे, पर अपॉन में h, अपॉन में h। तो आप देखो यहां पे एक टर्म आ गई h बार अपॉन h। पूरा नहीं सॉल्व करना, फिर से बता रहा हूं, हर बार बताता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने पूरा पूरा नहीं सॉल्व करना होता, ठीक है। आपने मेन पार्ट को पकड़ के आंसर देखना होता है, कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आप इससे चेक करोगे, पूरा भी कर सकते हो, अब तो आपको टेक्निक पता है, तो ये देखोगे तो h अप्रोचेस टू 0 वाली लिमिट पे एक तरफ से ये -1 आ जाएगा और एक तरफ से ये +1 आ जाएगा। तो ये यहां पे मतलब अगर 0 पे देखोगे तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी भी और पॉइंट पे देखोगे तो ये वाला जो डिफरेंस है ये मैटर करने लग जाएगा। तो वो किसी और पॉइंट पे जब दोनों 0 हैं, रियल और इमेजिनरी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से 0s हैं, तब वो मैटर करेगा, तब वो आंसर देगा, नहीं तो आंसर नहीं देगा। तो वो डिफरेंशिएबिलिटी वहां से भी देख सकते हो। लेकिन फिर से बता रहा हूं, इस मेथड पे नहीं जाना, शॉर्टकट में जाओ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है उसको समझ लो सीधा कि डिफरेंशिएबल ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने डाउट में पूछ लिया, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की डेफिनेशन ही है कि अगर आप क्लोज्ड सरफेस देख रहे हो उसमें एफ जेड, तो वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इट्स अ डेफिनेशन बेसिकली, तो डेफिनेशन ही थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगला, अब के क्वेश्चन जो है वो सारे हम बातचीत कर चुके हैं। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी Z0 इज कॉल्ड अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ, वो कहां होगी? अगर इनफाइनाइट हुई फिर तो रिमूव हो ही नहीं सकती, अगर एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी रिमूव नहीं हो सकती, रेजिड्यू की तो बात ही नहीं करनी, अभी इंटीग्रल नहीं निकालना। तो जब वो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होती है तभी ऊपर नीचे करती है, जब वो एग्जिस्ट करके फाइनाइट होती है वो वाली वैल्यू, तब उसे रिमूवेबल बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइन 1/z, आपको एक फंक्शन दे दिया sin 1/z, उसमें पूछा है कि z इज इक्वल टू 0 पे कौन सी सिंगुलैरिटी है। तो अब ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, वैसे मेरे लिखने से पहले मार्क कर दो फटाफट ऑप्शन को। तो sin x की एक्सटेंशन क्या होती है? sin x की x क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5। तो अब आप देखो, अब आपको आंसर पता लग गया होगा, ये होगा पहली टर्म, ये होगी दूसरी टर्म, ये होगी दूसरी टर्म 3 फैक्टोरियल z क्यूब, ऐसे ही आगे भी। तो इनफाइनाइट पावर्स जाएंगी ना, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स जाएंगी, जो यानी कि ये होगी आइसोलेटेड एसेंशियल।
क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव पावर्स कितनी है, नेगेटिव पावर वाली इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो सिंपल था क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। ओके, अगला पूछा है fz is equal to e minus 1 upon this power possess what type of singularity at z is equal to 1, z is equal to फिर 1, फिर वही बात, z is equal to 1 क्या है, 1 minus 1 0, इनफाइनाइट अपॉन में आ रहा है। अब इसे खोल लो, e raised to the power minus x से खोल लो, ये भी क्या जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर की पावर्स जाती रहेंगी जो भी होंगी, ठीक है, यही होगा ना। तो पावर जाती रहेंगी, तो वही पावर से हम क्या बता सकते हैं कि ये भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये बड़ा आसान है, पावर सीरीज, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। देखो ये क्या है, z पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज बेसिकली e रेज टू द पावर z, यही है ना। e रेज टू द पावर z का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, यही होगा। तो ये जो है ये e रेज टू द पावर z है, और ये कहां पे जाके डाइवर्ज होगा, ये सिर्फ इंफिनिटी पे इंफिनिटी वैल्यू देगा, यानी कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो गई, इंफिनिटी। सिंपल था, कोई टफ नहीं, राइट। चल अगला देखते हैं, अगला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको मैंने एक फंक्शन दिया z साइन z अपॉन z माइनस पाई होल स्क्वायर, आपको पूछा z इज इक्वल टू पाई पे बताओ कि ये कौन से ऑर्डर का पोल है या फिर ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो आपको पता है पावर नीचे नेगेटिव में जो पावर है वो इनफाइनाइट टर्म्स तो है नहीं, सिर्फ यही टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये एसेंशियल तो हो नहीं सकती। अब क्वेश्चन ये बना ऑर्डर कौन सा है, तो यहां पे आपको देखने में, हमें देखने में क्या लगता है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये सही ट्रिक वाला क्वेश्चन डाला है, ये इसीलिए डाला था ताकि आप गलती कर दो हाँ ऐसी गलतियां, पर यहां पे प्रैक्टिस मैच में जितनी गलतियां करनी है कर लो, ठीक करके फिर फाइनल खेलने जाएंगे, वहां कोई गड़बड़ नहीं, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं अलाउड, ठीक है। ऐसे आंसर ऐसे आने चाहिए आपको कि चक्को आ जाओ, किया हुआ हमने, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक। तो चलो यहां पे अब देखो, अगर देखोगे तो z इज इक्वल टू पाई पे हमें लगेगा नीचे वाले की 2 पावर्स हैं, और 2 पावर्स की वजह से ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो साइन z वाला जो फंक्शन है साइन z, वो भी तो 0 होता है एट z इज इक्वल टू पाई, साइन 180 0 होता है ना। तो यहां पे अगर आप इसकी एक्सपेंशन खोल लो साइन z की अबाउट z माइनस पाई, तो वो क्या हो सकता है, साइन पाई, टेलर एक्सपेंशन खोल रहा हूं सिंपली, इंटू z माइनस पाई एच वैल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एट दिस। तो अब ये तो 0 है, तो ये वाला फैक्टर आ गया एक, ये नॉन जीरो है, तो ये वाला फैक्टर नीचे से कट जाएगा, एक पावर कट जाएगी, और एक पावर कट जाएगी तो फैक्टर में सिर्फ एक पावर बचेगी। और क्या सिखाया था आपको पोल के लिए कि जितनी पावर होगी उसी पावर का, उसी ऑर्डर का पोल होगा। अब एक पावर कट गई टेलर्स एक्सपेंशन से, दूसरी पावर रह गई, तो हमारे पास पोल क्या आ गया, ऑफ ऑर्डर 1, और सिंपल पोल को, पोल ऑफ ऑर्डर 1 को सिंपल पोल बोलते हैं। ये क्वेश्चन मार्क करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ट्रिकी क्वेश्चन आया देन इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए सिंपल पोल z इज इक्वल टू a इज कैलकुलेटेड एज, रेजिड्यू कैसे निकालते हैं बताओ, इसमें कुछ है क्या बताने वाला, या आपका डाउट था सच में? अच्छा सच में था, मुझे लगता था नहीं, चलो फिर कर लेते हैं। तो रेजिड्यू निकालने का क्या तरीका है, एफ को पोल को खत्म कर दो, कैसे निकालते हो, 1 अपॉन z माइनस ए ने इसे पोल बनाया ना,
ऑफ ऑर्डर 1 सिंपल पोल बनाया है, तो इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें बी ऑप्शन में, तो z माइनस ए से फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, रेजिड्यू आ जाएगा, पोल खत्म हो जाएगा। सिंपल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। हाँ अच्छा डाउट है, तो इसमें आपको एक चीज करनी है। मैंने पूछा रेजिड्यू बताओ, तो रेजिड्यू में हम जनरली क्या देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 1/z टर्म, हम ये देखते हैं 1/z। ठीक है ओके। तो अब कॉट z की आपको एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, कॉट z की सारी नहीं याद कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी याद रख लो, आगे चलता रहेगा। आगे z पावर 3 है, अपॉन में कुछ 45 कुछ होगा जो भी है, ठीक है। लेकिन जो 1/z और z की पावर्स है वो सिर्फ इतनी है, तो आप दो टर्म्स याद कर लो पहली z। ठीक है, अब z से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके z कोट z क्या हो जाएगा, z कोट z हो जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर बाय 3, और आगे वाली टर्म्स तो z में ही आएंगी, 1/z में तो आएंगी नहीं। तो 1/z का कोएफिशिएंट कितना आया 0, यानी कि इसका क्या वैल्यू है 0। दैट्स इट, इतना ही था। ठीक है, अगर अकेला कोट z पूछ लिया होता, अकेला कोट z ये ना पूछा होता, फिर क्या हो जाता, फिर ये 1/z ये z, तो रेजिड्यू में किसका, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, फिर वो 1 आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल 1/z वाली टर्म नहीं है, तो रेजिड्यू 0 है, काम खत्म। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दैट्स इट, यही आपके डाउट से कहानी खत्म हुई। आज का किस्सा, इस चैप्टर का किस्सा, इसके डाउट्स का किस्सा यहीं पे खत्म हुआ। पढ़ के आना अच्छे से, कोई डाउट हो दोबारा पूछ लेना। सब क्लियर है, नहीं है तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, और चलो हम कर मिलते हैं अगली क्लास में अगले डाउट सेशंस के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां पे डाउट डाल सकते हो। पढ़ते रहो, काम करते रहो, क्योंकि कुछ कर दिखाना है तो ये तो हौसले बरकरार रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहले यही है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, जागते रहो, काम करते रहो, सोना नहीं है। बाद में एक बार पेपर हो जाए हमारा, अच्छे से पूरी प्रिपरेशन हो जाए, पेपर अच्छे से क्रैक कर लें, रैंक 1 ले लें, फिर गा लेना सौंधी चढ़ी नहीं लगी, सौंधी चढ़ी। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है, बाय बाय। लेकिन पढ़ते रहना, काम करते रहना, डाउट पूछते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।